आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं उस हालिया ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। देखिए, बिना किसी बेवजह के डर या पैनिक के हम सिर्फ पक्के फैक्ट्स और क्लियर डेटा के जरिए समझेंगे कि आखिर डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इस वक्त असल में चल क्या रहा है। तो इस पूरे मुद्दे को हम एक लॉजिकल रोड मैप से डिकोड करेंगे। हम शुरुआत करेंगे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी और इबोला वायरस की बेसिक जानकारी से। फिर हम बात करेंगे उस बेहद दुर्लभ बुंडीबोग्यो स्ट्रेन की, समझेंगे कि कैसे वहाँ एक परफेक्ट वायरल स्टॉर्म बन गया है, और अंत में देखेंगे कि ये महज एक इमरजेंसी है या कोई नई महामारी और इससे दुनिया को कितना रिस्क है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। आखिर वो कौन सी ज़मीनी हकीकत थी जिसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO को अपना सबसे ऊंचा अलर्ट जारी करने पर मजबूर कर दिया। बस इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 250 संदिग्ध मामले और 80 मौतें। ये नंबर सीधे तौर पर हमें उस खतरे का एहसास कराते हैं जो डीआरसी में कई हफ्तों तक बिना किसी की नज़र में आए खामोशी से फैलता रहा। और यही सबसे डरावनी बात है। इंपीरियल कॉलेज लंदन की डॉक्टर एनी कोरी का ये कोड स्थिति को बिल्कुल सटीक तरह से बयां करता है। उनका कहना है कि ट्रांसमिशन हफ्तों से चल रहा था और इसका पता बहुत देर से चला। मतलब साफ है कि जब तक हेल्थ अधिकारियों को भनक लगी, वायरस समाज में काफी गहरी पैठ बना चुका था। हम इस वायरस से पहले ही कई कदम पीछे चल रहे हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, इबोला वायरस की उत्पत्ति और उसका प्रभाव। देखिए, इस मौजूदा खतरे को पूरी तरह से समझने के लिए थोड़ा पीछे जाकर इस वायरस की बायोलॉजी और इसके इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसकी टाइमलाइन पर नज़र डालें तो इबोला कोई नया वायरस नहीं है। 1976 में इबोला नदी के पास इसकी पहली खोज हुई थी। फिर 2007 में युगांडा में इसका एक नया बुंडीबुग्यो स्ट्रेन मिला। इसके बाद 2014 से 16 के बीच पश्चिम अफ्रीका में जो जानलेवा आउटब्रेक हुआ वो तो हम सबको याद ही है। और अब 24 अप्रैल को इस मौजूदा आउटब्रेक का पहला मामला सामने आया। साफ है कि इबोला भले ही बहुत कम सामने आता है, लेकिन जब वापस आता है तो तबाही मचा सकता है। तो ये सवाल लाजमी है कि ये आउटब्रेक आखिर शुरू कैसे होते हैं। दरअसल इबोला एक जूनोटिक बीमारी है। आसान शब्दों में कहें तो जब इंसान संक्रमित जंगली जानवरों, खासकर फ्रूट बैट्स या प्राइमेट्स के सीधे संपर्क में आते हैं तो ये वायरस जानवरों से उछलकर इंसानों में आ जाता है। बस यहीं से पूरी शुरुआत होती है। शरीर में घुसने के बाद ये वायरस क्या करता है वो समझना सबसे अहम है। 2 से 21 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। शुरुआत में ये बिल्कुल आम फ्लू जैसा लगेगा, हल्का बुखार, थकान, इसीलिए इसे तुरंत पहचानना मुश्किल होता है। लेकिन फिर बहुत तेजी से हालात बिगड़ते हैं। गंभीर उल्टी, डायरिया और फिर इंटरनल ब्लीडिंग से लेकर ऑर्गन फेलियर तक। यही वजह है कि मरीज की जान बचाने के लिए एकदम शुरुआती और बेहतरीन मेडिकल सपोर्ट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये भयानक लक्षण हमें लाते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, दुर्लभ बुंडीबोग्यो स्ट्रेन। यही वो बेहद रेयर जेनेटिक स्ट्रेन है जो इस मौजूदा इमरजेंसी की असली वजह बना हुआ है। अब देखिए, स्वास्थ्य अधिकारी आखिर इतने टेंशन में क्यों हैं। आमतौर पर इबोला का जायर स्ट्रेन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसके लिए हमारे पास टेस्ट भी है और अप्रूव्ड वैक्सीन भी काम करती हैं। लेकिन इस बुंडीबोग्यो स्ट्रेन के साथ दिक्कत ये है कि ये बेहद दुर्लभ है। इसके लिए हमारे पास कोई अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं है, और तो और जो हमारे आम टेस्ट हैं वो शुरुआत में इसके फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट दे रहे थे। मतलब टेस्ट रिपोर्ट कह रही है कि मरीज ठीक है, जबकि वो संक्रमित है और वायरस फैला रहा है। अगर हम ऐतिहासिक डेटा की बात करें तो तस्वीर और भी डराने वाली है। इस स्ट्रेन की मृत्यु दर लगभग 50% है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस वायरस से संक्रमित होने वाले आधे लोग जीवित नहीं बच पाते। लेकिन रुकिए, वायरस की बायोलॉजी तो बस आधी कहानी है। चौथे सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे वहाँ का भूगोल और सामाजिक माहौल मिलकर एक परफेक्ट वायरल स्टॉर्म बना रहे हैं। अगर हम इसके रास्ते को ट्रैक करें तो ये वायरस पूर्वी कोंगो के दूर दराज इटूरी प्रांत से शुरू होकर बॉर्डर पार करते हुए सीधे युगांडा की घनी आबादी वाली राजधानी कंपाला तक जा पहुंचा है। और कंपाला क्यों खतरनाक है? क्योंकि वहां इंटरनेशनल फ्लाइट हब मौजूद हैं, यानी एक दूर दराज के इलाके से निकलकर वायरस अब सीधे पूरी दुनिया से जुड़ गया है। इसके साथ ही जमीनी हालात इस स्थिति को और बिगाड़ देते हैं।
सोचिए, एक तो वो संघर्ष वाले इलाके हैं जहां सशस्त्र गुटों के वजह से मेडिकल टीम्स पहुंच ही नहीं पाती। ऊपर से खदानों में काम करने वाले मजदूर लगातार एक जगह से दूसरी जगह सफर करते रहते हैं। अस्पतालों और आइसोलेशन यूनिट्स की वैसी भारी कमी है। इन सब ने मिलकर वायरस को रोकने के काम को सच में एक बुरा सपना बना दिया है। और एक बात जो समझना बेहद जरूरी है, वो है वहाँ की परंपराएं। इबोला शरीर के तरल पदार्थों से फैलता है। वहाँ मौत के बाद शवों को नहलाने और छूने की जो परंपरागत प्रथाएं हैं, वो अनजाने में ही संक्रमण का विस्फोट कर देती हैं। एक ही अंतिम संस्कार से दर्जनों लोग संक्रमित हो जाते हैं, जिन्हें हम सुपर स्प्रेडर इवेंट कहते हैं। इन सब के बीच दुनिया भर में डर फैलना स्वाभाविक है। इसलिए अपने 5वें सेक्शन में हम इसी बात को साफ करेंगे, इमरजेंसी बनाम महामारी। जो हमने पिछले कुछ सालों में झेला है, उसे देखते हुए इस खतरे के सही स्केल को समझना जरूरी है। तो सबसे बड़ा सवाल जो उठता है, क्या ये अगला कोविड-19 है? मानिए या ना मानिए, जैसे ही फोन पर WHO के अलर्ट का नोटिफिकेशन आता है, हर किसी के दिमाग में सबसे पहले यही सवाल कौंधता है। चलिए इसे लॉजिकली समझते हैं। देखिए, एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी और एक महामारी यानी पैंडेमिक में जमीन आसमान का फर्क होता है। इमरजेंसी एक शुरुआती सायरन की तरह है। इसका मतलब है हमें तुरंत उस खास इलाके में अंतर्राष्ट्रीय मदद, फंड और मेडिकल रिसोर्सेज भेजने हैं। ये पैंडेमिक के उस अनियंत्रित ग्लोबल फैलाव से बिल्कुल अलग है, जिसके लिए हमें पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगाने पड़े थे। और ग्लोबल लॉकडाउन की नौबत क्यों नहीं आएगी? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इबोला हवा से नहीं फैलता। इसके फैलने के लिए किसी संक्रमित इंसान के शारीरिक तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आना जरूरी है। इसका मतलब है कि आम जनता के बजाय इसका सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को है जो मरीजों की सीधे देखभाल कर रहे हैं या जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं। तो फिर इस सबका दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए क्या मतलब है? हमारे छठे और आखिरी सेक्शन में हम इसी पर बात करेंगे। ग्लोबल रिस्क और तैयारियां, आगे क्या होने वाला है। एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर हैं कि भले ही ये वायरस लोकल लेवल पर बहुत खतरनाक है, लेकिन ग्लोबल रिस्क अभी भी न के बराबर है। जैसा कि डॉक्टर एमांडा रोजिक का कहना है कि दुनिया के लिए जोखिम बहुत कम है, लेकिन स्थिति इतनी उलझी हुई है कि इसे संभालने के लिए पूरी दुनिया के देशों को मिलकर काम करना होगा। और उस ग्लोबल रिस्क को न के बराबर बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही तेज रिस्पॉन्स पहले से ही शुरू हो चुका है। DRC में WHO की इमरजेंसी टीम्स तैनात हैं। रातों रात आइसोलेशन यूनिट्स बनाई जा रही हैं। हर केस की बारीकी से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है। और सबसे अहम बात, एयरपोर्ट्स पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की बहुत ही सख्त स्क्रीनिंग की जा रही है, ताकि वायरस कहीं और न फैल सके। शायद आपके मन में ये सवाल आए कि आखिर इतनी ज्यादा सख्ती क्यों की जा रही है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि अथॉरिटीज को 2014-16 के आउटब्रेक का वो भयानक मंजर आज भी याद है। उस वक्त पूरी दुनिया में 28,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए थे और 11,000 से ज्यादा जानें गई थीं। कोई भी नहीं चाहता कि वो खौफनाक इतिहास खुद को दोहराए। तो अंत में ये पूरा घटनाक्रम हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस बेहद तेज रफ्तार और कनेक्टेड दुनिया में, जहां वायरस लगातार खुद को बदल रहे हैं, क्या हमें ग्लोबल कम्युनिटी के तौर पर किसी भी अगले अज्ञात खतरे का सामना करने के लिए सच में तैयार है? इस एक्सप्लेनर के जरिए हमने समझा कि पैनिक नहीं, बल्कि सही जानकारी और तैयारी ही हमारा सबसे मजबूत हथियार है। जागरूक रहिए और सुरक्षित रहिए।